जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वैल्यू व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और यह टॉपिक है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। अब तक मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप लोग मेरे द्वारा जितने भी प्रीवियस वीडियो बनाए गए हैं बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी के, आप उसको देख लिए होंगे। यकीन मानिए, अगर आपने सारे वीडियो को देख रहे होंगे तो लगभग इंडियन पॉलिटी की एक आधारभूत समझ आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो गया होगा। इसी तरह आप निरंतर बने रहें। चीजें मैं पूरे जितने भी इसकी बेसिक्स जो है बहुत जल्द से जल्द पूरे क्रिस्टल क्लियर कुछ आने वाले वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करने वाला। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसके पहले वाले जो मेरा वीडियो है उस वीडियो में आप लोगों ने गवर्नमेंट सिस्टम को समझा था। अब इस गवर्नमेंट जो सिस्टम जो होते हैं उस गवर्नमेंट सिस्टम के कितने प्रकार हो सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ जो गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है उसको सामान्य तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है कि रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस, मतलब कि केंद्र और प्रांतों के संबंध के आधार पर एक होता है, और दूसरा होता है कि रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। कहने का मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं। पहला को बोला जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरे को बोला जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम को अगर हिंदी किया जाए तो इसको बोलते हैं संसदीय व्यवस्था, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है उसको हम बोलते हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ये तो हो गया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के रिलेशन के आधार पर। ये है कि रिलेशन बिटवीन सेंटर और प्रोविंस के आधार पर। तो एक होता है कन्फेडरल, एक होता है फेडरल, एक होता है आपका यूनिटरी। आज का जो वीडियो होगा टोटल हम लोग रिलेशन बिटवीन सेंटर और प्रोविंस के तहत जो लगभग इसके तीन पार्ट हैं, आपका कन्फेडरल, फेडरल और यूनिटरी, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस प्रकार के सिस्टम क्या होते हैं, क्या इस प्रकार के सिस्टम अभी दुनिया में लागू हैं, और लागू हैं तो कौन कौन से ऐसे देश हैं। और जब हम लोग जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जब पढ़ लेंगे, दोनों को जब अच्छा से समझ बना लेंगे, तब हम एक निष्कर्ष पर आएंगे कि भारत में जो व्यवस्था है वह व्यवस्था कौन सी है। देखिए, जब भी हम सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे होते हैं उसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है कि चीजों की आधारभूत समझ रखना। अगर आप सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं, चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, डीडी बसु पढ़िए, सुभाष कश्यप पढ़िए, व्हाटएवर, किसी भी प्रकार के बुक पढ़िए, यकीन मानिए जब तक उस सब्जेक्ट की आधारभूत समझ, उसकी एक बेसिक कंसेप्ट अगर आपके अंदर डेवलप नहीं होगा, यकीन मानिए आप कितना हो किताबें पढ़ लीजिए, आप सिस्टम को लिंक नहीं कर पाएंगे। और जब भी खासकर यूपीएससी अगर क्वेश्चन बनाएगा तो उस क्वेश्चन को आप टैकल करने में असमर्थ रहेंगे। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप चीजों को पढ़िए उस चीज को लिंकेज करने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये चीजें यहां दिया गया है तो क्यों दिया गया है, इसका क्या मतलब होता है। जब ये चीजें आपको समझ में आ जाएगा, यकीन मानिए कि जब आप किताब पढ़ेंगे आपको सारी बातें खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगी। चलिए, पहला हम बात करते हैं कि सेंटर और प्रोविंस क्या होते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण, अगर मैं कहूं कि एक प्रकार की इस चीज को अगर मैं सेंटर मान लूं, इस प्रकार का अगर सेंटर मान लूं और इस सेंटर से इंटरकनेक्ट कुछ आपके प्रोविंस मान लूं। प्रोविंस मतलब होता है आपके प्रांत। मैं इसको प्रांत लिखता हूं, ये भी प्रांत है, ये भी प्रांत है, ये भी प्रांत है, ये भी प्रांत है। एक तरीका है। अब एक केंद्र और प्रांत के आधार पर जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम होना चाहिए, सरकार का एक ढांचा होना चाहिए, सिस्टम व्यवस्था कैसे चलाया जाए, वो जो होता है वह उसके तीन आधार होते हैं जिसको बोलते हैं कन्फेडरल, फेडरल और यूनिटरी। अब सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर एक कन्फेडरल क्या होता है। अब देखिए, कन्फेडरल सिस्टम को अच्छा से समझिएगा कि ये क्या है। कन्फेडरल सिस्टम जो होता है, पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं सेंटर और प्रोविंस, तो सबसे पहले हमको सेंटर और प्रोविंस में बांटना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा कि आखिर कन्फेडरल किसको कहें।
अब जरा सोचिए कि पहले के समय में एक सिस्टम था जिसको बोलते थे हम लोग यूएसएसआर, जिसको बोलते थे हम लोग क्या, सोवियत संघ। और सोवियत संघ क्या था, 15 देशों का एक समूह था, एक 15 देशों का समूह था। उसमें एक केंद्र के रूप में होगा और बाकी लोग होंगे जिससे लगभग एक दूसरे से अटैच करके रखे होंगे। इसके और पीछे मैं लेकर के जाऊं तो आप लोगों ने सुना होगा, पहले एक था ओटोमन अंपायर, ओटोमन अंपायर। और ओटोमन अंपायर अपने समय में ऑलमोस्ट लगभग 26 पार्ट में बटा हुआ था और उसका जो सेंटर था वह इस्तांबुल में था। और इस्तांबुल से इस लगभग 26 क्षेत्रों का वो क्या लिया जाता था, डिसीजन लिया जाता था, उसके द्वारा सारी व्यवस्थाएं चलाई जाती थी। यूएसएसआर भी था। आज का समय में आप एक उदाहरण के रूप में आप जब पढ़ते हैं यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप और उसमें आप पढ़ते हैं ईयू, तो ईयू में लगभग पहले 28 देश थे, उसमें से एक देश अभी खत्म हो गया है, लगभग 27 देश हैं। तो ये भी एक प्रकार का कॉन्फेडरल है। लगभग 2-3 चीजें मैंने बताया। अब इसमें चीजों को कैसे समझे इसको थोड़ा सा समझिए। जब नंबर ऑफ प्रोविंस, नंबर ऑफ राज्य मिल करके केंद्र का निर्माण करें और उस केंद्र से प्रोविंस को कभी भी अलग हटने की आजादी हो, उसको हम लोग कॉन्फेडरल के तहत मानेंगे। कहेंगे कि थोड़ा सा और क्लियर कीजिए, बातें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रही है। चलिए क्लियर करते हैं कि जैसे अगर मैं कहूं कि यूरोपियन यूनियन 28 देशों का एक समूह था। अब 28 देशों के समूह में से जब ब्रिटेन को लगा कि हम इसमें थे तो हमको लॉसेस हो रहा था, तो उस अपने इस 28 मेंबर में से अपने आप को एग्जिट कर लिया। अर्थात हम इसको कहेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन है इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्फेडरल सिस्टम। जब आप देखेंगे, जब 1991 से पहले जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर भी आपका कॉन्फेडरल का उदाहरण माना जाता है। क्यों माना जाता है कि 1991 से पहले पूरा एक टीम के रूप में थे और जैसे ही वहां पर मिखाइल गोर्बाचेव की जो वहां पर रिफॉर्म किए गए, रिफॉर्म होने के बाद सारे जो देश थे एक दूसरे से अलग होना शुरू हुए और एक जो संगठन बना था वह संगठन कोलैप्स कर गया। तो इस सारा चीज को हम लोग क्या मानते हैं, कॉन्फेडरल कहते हैं। देखिए इसमें ध्यान देने वाली ये बात होती है कि जो छोटे छोटे जो स्टेट होते हैं, स्टेट का मतलब आप राज्य से मत जोड़िए। यहाँ पे स्टेट का मतलब जो मैं मेरे ख्याल से पहला या दूसरा लेक्चर में मैंने बताया था कि स्टेट किसको कहें, उसको इंटरलिंक कीजिए। यहाँ पे जब आप उस स्टेट को यहाँ इंटरलिंक करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं कौन से स्टेट की बात कर रहा हूं। आज के समय में जो, जैसे मान के चलिए कि यूएसएसआर का जो पहले पार्ट हुआ करता था, जैसे बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, जो सेंट्रल एशिया के देश है, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश स्टेट हैं और सारे स्टेटों ने मिलकर के यूएसएसआर बनाया था। तो ऑब्वियसली बात है कि ये इनके पास ये समर्थता था कि ये जब चाहें उस संघ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा था कि उस समय सेंटर में कुछ स्ट्रॉन्ग लोग थे, जैसे स्टेलिक ही इतना स्ट्रॉन्ग लीडर थे कि उनके समय में यह एग्जिट करना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही जो सेंटर में जो सरकार बनी, जैसे ही लिबरल सरकार बनी, जैसे मिखाइल गोर्बाचेव की आप रिफॉर्म के बारे में पढ़े ही होंगे, उसकी चर्चा कभी करेंगे हम लोग। तो उस मिखाइल गोर्बाचेव की जैसे रणनीति लिबरल हुई, उसी समय आप देखे होंगे कि यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको कॉन्फेडरल वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं। मेरिट्स क्या हो सकते हैं? देखिए मेरिट्स ये होते हैं कि सेंटर के पास लिमिटेड पावर होते हैं। इससे ये होता है कि जो बड़े बड़े काम, जो डिसीजन होते हैं इन जनरल स्टेट के पास होते हैं, तो सेंटर के पास इतना क्षमता हो जाता है कि वह छोटी छोटी बातों में
इन्वॉल्व न होकर के वह एक गुड डिसीजन मेकिंग का काम करता है, वह वेलफेयर का काम करता है कि प्रोविंस को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाए, स्टेट जो है उसको इंटरकनेक्ट किया जाए और सिस्टम को व्यवस्थित किया जाए। आप इसको देखेंगे। और स्टेट जो होते हैं, स्टेट के पास रियल में वास्तविक पावर होता है कि किस प्रकार के डिसीजन उनको लिए जाने चाहिए। उदाहरण के रूप में एक और मैं यहां पर आपको एग्जांपल दूंगा। लगभग जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब आजाद हुआ और आजादी के बाद उन्होंने पहले इसी विचारधारा को एक्सेप्ट किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जो है वह कन्फेडरल होना चाहिए। लेकिन जैसे ही, क्योंकि मैं पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जो अमेरिका है वह पहले 13 उसके पार्ट थे और 13 पार्ट मतलब अपने आप को एक्सटेंड करके 50 पार्ट बनाए और उस 50 पार्ट ने मिलकर के एक सेंटर बनाया। तो जैसे आप कन्फेडरल का डिफिनेशन ही होता है कि नंबर ऑफ स्टेट अगर चीजों को आपस में समझौता के तहत अगर सेंटर का निर्माण करें तो वो कन्फेडरल के अंदर में आएगा। तो वहां इस प्रोसेस को रखा गया। लेकिन यकीन मानिए कि अमेरिका के स्वतंत्रता के बाद ही समस्या शुरू हो गई। और समस्या ये था कि उन लोगों को जो 50 स्टेट थे उसमें से खासकर फ्लोरिडा जैसे जो स्टेट थे अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बाहर लाने की बात करने लगे। इसको लेकर के बाद में अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने पड़े और लगभग ये राइट खत्म किया गया कि कोई भी अमेरिकी स्टेट इस जो संघ बना है उस संघ से बाहर नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हम लोग ये जो दूसरा इसका जो पार्ट है फेडरल, उसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो कॉन्फेडरल वाला जो बेसिक चीजें वो समझ पा रहे होंगे। अब आप में से कुछ लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि सर आप बताएं कि कॉन्फेडरल सिस्टम जहां पर होती है कि उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं क्या? हाँ, बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि जो स्टेट होते हैं उनमें ज्यादा क्षमता होती है, ज्यादा पावर होती है और वो फ्री होते हैं, कभी भी उस संघ के पार्ट से अलग हो सकते हैं। तो जरा सोचिए कि एक प्रकार का आपने एक यूनिटी डेवलप किया है और कभी भी एक यूनिटी ताश के पत्ते की तरह बिखर सकता है। और जब बिखर सकता है तो आप कैसे अपने इस संघ पर ट्रस्ट करेंगे? जैसे ब्रिटेन की अगर बात करें, अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट था तो सारे यूरोपियन देशों को कुछ ना कुछ लाभ मिल रहे थे। लेकिन उसके अलग हटने से उसके यूरोपियन यूनियन के जितने जो 27 देश हैं कुछ ना कुछ उसके ऊपर नकारात्मक इंपैक्ट तो जरूर पड़ता होगा। एक लंबी कहानी है यूरोपियन यूनियन का कैसे बना, ब्रेक्जिट होने से, ब्रिटेन का अलग होने से इन देशों पर क्या इंपैक्ट पड़ा, भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ा। यह टॉपिक जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है, आईआर से है। जब हम आईआर की कुछ बेसिक वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा तो उस समय इस मुद्दे को बहुत अच्छे से आप लोगों के समक्ष जरूर एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उम्मीद करते हैं तो लगभग ये चीजें आप समझ गए होंगे कि मैंने इस सिस्टम में क्या कहा। अब आते हैं दूसरा यहां पर जिसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। अब फेडरल का मतलब क्या होता है कि लगभग कन्फेडरल जैसा ही है लेकिन इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब क्या है? ये भी जो है इसके भी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं सेंटर और प्रोविंस के आधार पर, तो इसका भी मतलब इसी प्रकार के क्राइटेरिया के आधार पर इस मतलब व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें बात ये होती है कि काफी हद तक जो इसके जो स्टेट होते हैं वह सेंटर से अलग नहीं हो सकते हैं। अलग भी होंगे तो इतना जटिल प्रक्रिया डाल दिया जाता है इसमें कि कोई चाह करके भी इससे बाहर नहीं निकल सकता है। आप कहेंगे कि फिर दोनों में ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। हाँ, ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका जो ड्रॉबैक है उस पर ध्यान रख करके फेडरल सिस्टम तैयार किया गया है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मैं बताऊं फेडरल सिस्टम को, तो डिपेंड ये करता है चीजें को फेडरल सिस्टम में कि अगर प्रांत जो होंगे वह सेंटर से जब तक अलग नहीं हटेंगे, जब अलग नहीं हटेंगे तो यूनिटी ऑलवेज बना रहेगा। यूनिटी जब ऑलवेज बना रहेगा तो ये जो संघ है वह तरक्की करेगा।
किसी एक आदमी की तरक्की ना होकर के पूरे अगर संघ की तरक्की हो रही है तो उसको अच्छा माना जाएगा। और इस फेडरल व्यवस्था में यह प्रयास किया जाता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ईडीपी पर ध्यान दिया जाता है कि अगर यहां पर एक स्टेट है और यहां पर एक सेंटर है तो ऐसा कभी नहीं किया जाएगा कि स्टेट को ज्यादा पावर दिया जाए और सेंटर को ज्यादा पावर दिया जाए। अगर किसी विशेष परिस्थिति में स्टेट को ज्यादा पावर दिए जा रहे हैं तो उसके बिहाफ में किसी दूसरे सेक्टर में सेंटर को ज्यादा पावर दिया जाएगा ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। और यही प्रोसेस जो है आपका ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीजें जो है आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे। लेकिन इसका एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि सेंटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रोविंस। जितना भी पावर होगा, जितनी भी शक्तियां होंगी, सारी शक्तियां जो होती है वह केंद्र में होती है, केंद्र में ही विद्यमान कर दी जाती है। और जो प्रोविंस, जो राज्य होते हैं, प्रोविंस जो होते हैं, वो प्रोविंस उनकी पावर ना के बराबर होती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था वहां ज्यादा व्यवस्थित माने जाते हैं जहां पर लगभग आबादी कम होती है। सबसे बड़ी बात यह है, इसका बेनिफिट के रूप में अगर देखा जाए तो लगभग आप देखेंगे कि इन जनरल जो यूनिटरी सिस्टम होता है वह केंद्र के पास ज्यादा क्षमता होता है और देश के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है उसको एक केंद्र में जब ज्यादा पावर होता है तो इसको दबाने की क्षमता होती है। उस आसान भाषा में मैं क्या कहूं कि जैसे मान के चलिए भारत एक देश है और भारत में यूनिटरी सिस्टम होता तो अगर जैसे एक कभी कभी द्राविड़ नाडु जैसे देश की मांग की जाती है, कभी नागालैंड की बात की जाती है, कभी खालिस्तान की बात की जाती है, तो कहने का मतलब है कि सेंटर के पावर ज्यादा पावर होगा तो लगभग इस प्रकार की जो देश को तोड़ने वाली बात होती है तुरंत उस पर कार्रवाई होगी और उनकी जो भी डिमांड है उनको खत्म कर दिया जाएगा। यही तो कारण है कि जब हमारा इमरजेंसी लगता है आपका आर्टिकल 352 के तहत तो यही तो काम होता है। पूरा जो पावर जो होता है वो पावर सेंटर में चला जाता है और सेंटर को जैसा उचित लगता है सेंटर वैसे करता है। तो भारत जैसे देश में आप देखेंगे कि लगभग ना हम कन्फेडरल के प्रोसेस में जाते हैं और ना ही यूनिटरी के प्रोसेस में जाते हैं, हम फेडरल। लेकिन फेडरल में हम लोग फेडरल नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, यूनियन लिखते हैं। आने वाले समय में इसकी चर्चा करेंगे जब हम आर्टिकल 1 की बात करेंगे। आर्टिकल 1 कुछ केस स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट और उसमें इसको डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये समझा जब डिबेट हो रहा था संविधान सभा में तो जो भारत के जो संविधान निर्माता के जो लोग थे उनको ये बातें बहुत अच्छा से समझ में आ रहा था कि क्या करना चाहिए, इसलिए उन्होंने विशेष परिस्थिति में यूनिटरी सिस्टम को भी लगाया। यही तो नहीं इमरजेंसी कि जब देश में किसी प्रकार की अगर समस्या उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में केंद्र को ज्यादा पावर दिया जाए और केंद्र को जब ज्यादा पावर दिया जाएगा तो हमारा अखंड भारत अखंड रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इस सारे के अपने ड्रॉबैक हैं, अपने इसके एडवांटेजेस हैं। तो लगभग कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। कल के वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के आधार पर जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है, ये क्या है, ये कैसे प्रोसेस करते हैं, इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कैसे होता है, इसकी पड़ताल हम लोग कल करेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से मैं निरंतर आप लोगों के समक्ष वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं, अब आप लोग का भी यह दायित्व तो बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिस प्रकार मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं सारे बेसिक आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, आपको किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यकीन मानिए, आपसे फिर बता रहा हूं कि मैं जिस प्रकार से अपना काम आप लोगों के समक्ष अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, आप भी अपने दायित्व को पूरा कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।